नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे हम कच्चे तेल पर, जहां पर कुछ दबाव यहां पर बनता हुआ नजर आया है। पिछले 2 हफ्ते की 15% की बढ़त के बाद कल रात यहां पर 2% की गिरावट थी और कुछ कंसोलिडेशन के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। साथ ही बात करेंगे सोने की और बजट से पहले कैसी रह सकती है चाल, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस फिलहाल यहां से बजट से हैं और माना यह जा रहा है कि फिजिकल स्पॉट मार्केट्स में यहां पर खरीदारी एकदम थम सी गई है कि बजट में क्या चेंजेस आते हैं उस पर वॉच करने के लिए। साथ ही बात करेंगे सरसों गेहूं पर, जहां पर मौसम की मार का असर अब यहां पर फसल पे पड़ने लगा है। नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का कोल्ड वेव है उसका असर यहां पर क्रॉप्स पे है। कैसे कह सकते हैं क्रॉप्स और आगे जाके प्राइसेस, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर से। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि हल्की मुनाफा वसूली के साथ यहां पर आज कारोबार है और कल न्यूयॉर्क सेशन में तो एक बहुत बड़ी रेंज हमने बनते हुए देखी थी, जहां पर $30 से $40 के बीच यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया। जय, क्या हुआ कल न्यूयॉर्क सेशन में? 1930 के ऊपर के लेवल्स अब फिर यहां पर बरकरार हैं। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। जो भी है यहाँ पे प्राइसेस में नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है, घरेलू मार्केट में ही देखने को मिले। एक बजट से पहले जैसा आपने सही बताया कि लोग थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में हैं। दूसरी तरफ ये जो एक बातें चल रही हैं कि शायद यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती देखने को मिले इलीगल स्मगलिंग को कर्व करने के लिए, तो वो भी शायद प्राइसेस पे थोड़ा सा ओवरवेट हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे करेंसी में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिला है लास्ट 1 वीक में। उसके कारण में भी भाव में दबाव है। तो कुल मिला के मुझे लगता है बजट से पहले-पहले एक दायरा ही नज़र आ रहा है घरेलू मार्केट में। 56,000 से 57,000 का ये दायरा है। बायस थोड़ा-सा नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए प्योरली घरेलू मार्केट में। तो मुझे लगता है यहाँ पे 56,200 तक का लेवल भी बजट से पहले देखने को मिले तो हैरानी की बात नहीं होगी। तो सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। ऑलराइट, यानी कि सोने में कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल सकती है, स्पेशली बजट से पहले। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली हमने क्रॉस बोर्ड आते हुए देखी है, उसका भी असर रह सकता है। जय, चांदी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहां पर भी एक कंसोलिडेशन फेज है, एक अंडर परफॉर्मेंस भी है, कैसे रीड करेंगे उसे? जी मनीषा, देखिए चांदी में भी अगेन जो फैक्टर्स यहाँ पे गोल्ड पे दबाव बना रहे हैं, सेम फैक्टर यहाँ पे चांदी में भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मेटल आउटलुक अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड बहुत रोबस्ट है। चाहे आप वो स्टील की बात कर लें, आयरन ओर की बात करें या कॉपर की बात करें, तो उसके कारण भी यहाँ पे सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। अगेन घरेलू मार्केट में थोड़ा सा लैकलस्टर रहने के चांसेस ज्यादा है। कल एक छुट्टी है तो उसके कारण अब बजट से पहले सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन रह जाते हैं। तो जो मार्केट प्लेयर्स है वो भी थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच ही रखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2350 का एक सपोर्ट ले सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर टर्म्स में, और हायर साइड में 2420। घरेलू मार्केट में बात करें फॉर नेक्स्ट 2-3 सेशंस तो 68,000 से 69,500 का दायरा रह सकता है। अगेन यहाँ पे बायस थोड़ा-सा नेगेटिव ही रहेगा इन एंटिसिपेशन ऑफ बजट। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएस फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट है 1 फेब को और हमारे यहाँ पर बजट है, तो क्लियरली 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, ये 2-3 दिन काफी उठापटक रह सकती है और उसके बाद उसके पहले बाजार थोड़ा सा पॉज मोड में नजर आता है। कच्चे तेल की अब बात कर लेते हैं जय, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली फाइनली देखने को मिली है। 88 के आसपास रेजिस्टेंस अब यहाँ पर कच्चे तेल फेस करने लगा है। जी मनीषा, देखिए एक दायरा ही नजर आ रहा है अभी तक क्रूड ऑयल प्राइसेस में। ऊपर 87-88 डॉलर अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ऑन अ डाउन साइड $82, इसी दायरे में मुझे नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव बायस ज्यादा है क्योंकि चाइना ओपन अप हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। बट अगेन हायर साइड जो बाकी कंसर्न्स हैं यूएस मार्केट में, उसके कारण हो सकता है $90 ब्रीच नहीं हो। तो अगेन यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड लग रहा है $7-8 का। उसको घरेलू मार्केट में अगर ट्रांसलेट करें तो आई थिंक 6780 से लेके 6480 ये दायरा नजर आ रहा है। तो अभी करंट भाव आई थिंक 82-83 के आसपास, $80 के आसपास है WTI और
ब्रेंट 8650 है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा है, आई थिंक ये सही समय है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने का, क्योंकि ऑलमोस्ट एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, कल के बाद सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन बचता है इंडियन मार्केट्स में। तो उसके कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रेश पोजीशन में बिल्डअप लॉन्ग साइड में ना देखने को मिले। एब्सोल्युटली। और आपको याद दिला दें कि काफी सारा डेटा यहां पर यूएस की तरफ से आने वाला भी है, जहां पर फोर्थ क्वार्टर जीडीपी नंबर्स, पर्सनल स्पेंडिंग और इनकम, और बाजार यहां पर पीआरआई इन्फ्लेशन के नंबर्स भी वॉच करने की कोशिश करेगा। तो काफी सारे नंबर्स हैं यहां पर। डॉलर में किस तरह की मूवमेंट होती है उसका एक असर हम यहां पर क्रॉस कमोडिटीज भी आता हुआ देखेंगे। तो जैसे जय कह रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन एक दायरे में यहां पर जो ट्रेड है वो अटकता हुआ नजर आएगा। जय, एक वर्ड यहां पर मेटल्स पे भी, क्योंकि यहां पर एक तेजी बरकरार है, ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज यहां पर कारोबार है, फिर चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सभी अपने 7 महीने के हाईज के आसपास कारोबार करते हुए। देखिए, जैसा मैंने बताया, इंडस्ट्रियल मेटल, बेस मेटल्स में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस हिसाब से चाइना के ओपन अप होने के बाद एक कॉन्फिडेंस लौटा है, उसके कारण भी प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हायर एनर्जी प्राइसेस के कारण काफी सारे स्मेल्टर्स यूरोपियन कंट्रीज में बंद हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे सप्लाई लैग रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में थोड़ा सा भी अपटिक देखने को मिलता है, स्पेशली चाइना की तरफ से। और ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि न्यू ईयर से पहले पहले हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो, इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि घरेलू मार्केट में थोड़ा सा यहाँ रुपी के अप्रिसिएशन के कारण दबाव देखने को मिले, लेकिन अगेन ये बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लगता है हायर हाईज बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, स्पेशली कॉपर में। ऑल राइट, ओके। मेटल्स में यहाँ पर खरीदारी की राय अभी जारी है, तो यहाँ पर शॉर्ट करके काम ना करें, लेकिन बाकी कमोडिटीज में एक दायरे में कंसोलिडेशन और कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। जय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नॉन एग्रो कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो फुल फोकस होगा यहाँ पर एग्री कमोडिटीज पर। मौसम को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज को भी, और स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे आपको। नमस्कार। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर मौसम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर चौंका देने वाला है। कई जगह बारिश की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कहीं ज़्यादा ठंड की वजह से फसल खराब होने लगी है, और कहीं कहीं पे हमने फसल में बेहतर क्यूज भी आते हुए देखे हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सरसों के साथ कर लेते हैं, और मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर अब हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार। रिकॉर्ड सोइंग तो यहाँ पर सरसों में हमने ज़रूर होते हुए देखी थी, लेकिन जिस तरह का अब मौसम है यहाँ पर फसल के डैमेज होने की भी खबरें आने लगी हैं। किस तरह का आपका ग्राउंड व्यू है, कैसी फसल है फिलहाल? जी, मेरा आपसे निवेदन है, रिकॉर्ड स्विंग जो है वो 2021 की जगह 2022 में हुई थी। 2021 में 70 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई थी, और लास्ट ईयर 2022 में 90 लाख हेक्टेयर की सोइंग हुई थी, यानी कि 25% का इजाफा लास्ट ईयर था। इस साल मात्र 7 लाख हेक्टेयर का इजाफा बढ़ा है, 97 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है। और रही मौसम की बात, तो मौसम हर साल ही ऐसा 2-4-5% डिस्टर्ब करता है, जिससे क्रॉप में 5% का डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन इस साल अभी हमने एक राजस्थान का टूर किया था, उसमें एक चीज देखने को मिली है कि सरसों की फली में दाना नहीं आ पा रहा है। जो हम दाने की क्वांटिटी उसमें सोच रहे थे, वो क्वांटिटी उससे कम से कम नहीं तो 10 से 15% कम है। तो इसका सीधा असर जो है वो उतारे पे आएगा और ऑयल कंटेंट पे आएगा। लास्ट ईयर अगर हम इंडिया का एवरेज ऑयल देखें तो 41% मस्टर्ड में था। इस साल मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में 40% से ज्यादा ऑयल नहीं आएगा। वही अपन क्रॉप की बात करते हैं तो 7 लाख हेक्टेयर में स्विंग ज्यादा है। लास्ट ईयर क्रॉप अपने पास में 111 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इस साल उत्पादन 115 से 120 लाख टन के बीच में होने की संभावना है। आगे और 8-10 दिन मौसम कैसा रहता है वो अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि फसल कटना चालू हो गया। कुछ एरिया में जहाँ जल्दी अर्ली सोइंग हुई थी वहां पे अर्ली सब जगह करना चालू हो गया है। पर फिर भी हम देखते हैं 15 से 20 दिन बाद में जो फसल की कटाई शुरू होगी उसमें उतारा कैसे आता है। नेट में लास्ट ईयर से कम की क्रॉप नहीं आएगी। जो 111 लाख टन क्रॉप थी उससे कुछ न कुछ हमको ज्यादा मिलेगी। नुकसान कुछ एरिया में बारिश से, हवा से, सर्दी से 2-4-5% का हुआ है, वो हर साल होता है, नया नहीं है। तो मेरे को लगता है उतारा कम आएगा, ऑयल परसेंटेज 1% कम आएगी, क्रॉप जो है लास्ट ईयर जितनी अपने पास में रहेगी सब।
ऑलराइट, यानी कि इवन एज यहाँ पर फसल ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि लेकिन उतारा कम आएगा तो यील्ड्स के मुताबिक यहाँ पर पिछले साल जैसी ही फसल रह जाएगी। रुपेश, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल सरसों को, और जैसे अनिल जी बता रहे हैं आपका क्या व्यू है और आगे जाके प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? डेफिनेटली नेक्स्ट 10 to 15 डेज बहुत क्रुशियल है। सब जो खरीफ रबी क्रॉप है इसके लिए, उसमें पर्टिकुलरली मस्टर्ड है जो एट प्रेजेंट 120-125 लाख टन के आसपास का क्रॉप माना जा रहा है। उसमें अगर नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कोल्ड वेव की एक्सपेक्टेशन है 10 तारीख तक रहेगी, जैसा वेदर का अनुमान है वो हिसाब से। लेकिन अगर बारिश आती है या ओले पड़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली 5 से 10% के आसपास का नुकसान होने की गुंजाइश है। लेकिन अभी वो टोटली वेदर पे डिपेंड करेगा। तो प्राइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 6000 के नीचे अगर जाता है तो फार्मर्स का व्यू क्या बनता है, फार्मर्स का मूड क्या बनता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। क्रॉप ज्यादा हो या कम हो, लेकिन अभी जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है फार्मर्स के मूड के ऊपर है। वो सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने 8000 रुपीज का भाव देखा था, 6,000 रुपए के भाव में हम लोग क्यों बेचे। अगर वो मेंटालिटी मस्टर्ड के फार्मर्स के दिमाग में भी आ जाती है तो क्रॉप कितना भी 15% ऊपर रहे लेकिन फिर भी अराइवल सीजन के टाइम पर नहीं बढ़ सकती है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स मेंटालिटी। डेफिनेटली वेदर के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आगे बारिश आती है तो 5 to 10% के आसपास का डैमेज हो सकता है। ऑलराइट, और जो जैसे अनिल जी ने कहा कि बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि 2 से 5% का डैमेज तो हम वैसे भी हर साल देख के चलते ही हैं ऊपर नीचे के लिहाज से, तो 5% जैसा डैमेज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और पिछले साल के मुकाबले क्योंकि यहाँ पर फसल ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो उतना डैमेज शायद बाजार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही लेगा। गेहूं पर भी बात करेंगे और हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। प्रमोद जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं गेहूं की फसल, क्योंकि जिस तरह का मौसम अब यहाँ पर बताया जा रहा है, माना यह जा रहा है कि दिन में गर्मी, रात को एकदम फ्रीजिंग ठंड, गेहूं के लिए यहाँ पर स्पेशली बेटर होती है, तो क्या एक बेहतर फसल की उम्मीद कर सकते हैं हम इस बार? अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं एरिया ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ा है और वेदर अभी तक तो सब ठीक है मैडम। अभी दिस इज वेरी गुड फॉर द वीट, मतलब बहुत अच्छा है अभी तक के लिए तो। और माना कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी जा रहा है प्रमोद जी कि शायद 5% बेहतर ही गेहूं पिछले साल के मुकाबले देखने को मिले, तो सरकार की तरफ से जो एक हल्का सा पॉज है या वेट एंड वॉच है पॉलिसीज को लेकर, वो आप कहेंगे ठीक ठाक ही है? जी मैडम, पॉलिसी तो हम लगातार गवर्नमेंट के साथ टच में है। शायद पॉलिसी आपको 1 या 2 दिन में आ जाएगा। ओपन सेल का 2 मिलियन टन का पॉलिसी, इट विल बी अनाउंस्ड एनी टाइम। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर सम क्लियरेंस एक्चुअली। बट प्रमोद जी, अगर आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन है फिलहाल सरकार के पास, क्योंकि अगर आज भी हम देखते हैं पॉलिसी आती है तो गेहूं बाजार में आते आते वही 15-20 दिन 30 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है सरकार शायद कोई और नया ऑप्शन ट्राई करेगी? नहीं, इस टाइम ये लोग टेंडर, जिस दिन पॉलिसी अनाउंस होगा उसके तीसरे दिन ही टेंडर अनाउंस कर देंगे, साथ में टेंडर, बिकॉज इनके पास टाइम गैप बहुत कम है। बिकॉज नॉर्मली मार्च फेस्ट वीक के बाद में कोई टेंडर होता नहीं है, सो दे हैव अ वेरी लिटिल ऑप्शन फॉर ऑफलोडिंग द 2 मिलियन टन्स। प्रमोद जी, क्या है गेहूं के भाव, क्योंकि कल तो हमने नए ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे थे, आज कैसी स्थिति है? अगर सरकार, मतलब उम्मीद है सरकार इंटरफियर करेगी। सारे पेपर में आज आर्टिकल आ गया है और हम लोग लगातार गवर्नमेंट के साथ टच में है। पॉलिसी कभी भी कल या परसों तक अनाउंस होना चाहिए। जी प्रमोद जी, पॉलिसी तो आ जाएगी, लेकिन भाव कैसे हैं आज, क्योंकि कल 32 के ऊपर भाव चलते हुए नजर आए थे, क्या आज भी वही स्थिति है? देखो, दो सिचुएशन है। जब एक तो पॉलिसी आएगा तब क्या होगा, अभी तक अगर जब तक पॉलिसी नहीं आएगा मार्केट बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज मार्केट में मार्केट नहीं, फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। एब्सोल्युटली। रुपेश, कैसे देखते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि 32-33 भी यहाँ पर कहीं कहीं पे अनाउंस हुआ है, कैसे देखेंगे आप अगले 1 हफ्ता 10 दिन? अगर पॉलिसी 1-2 दिन में आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर अगला 1 हफ्ता कैसा नजर आता है? नहीं, डेफिनेटली अगर पॉलिसी नहीं होती है, जो जनवरी में एक्सपेक्टेशन थी 2 मिलियन टन की, लेकिन नहीं आई, तो डेली 25 से 50 रुपए के आसपास की तेजी बाजार में दिख रही है। दिल्ली में भाव 3200 के ऊपर क्रॉस कर दिया है पर क्विंटल। तो ओवरऑल सप्लाई बहुत ही कंस्टेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 8 से 10 दिन में अगर पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि एक बार 100 रुपए की तेजी तो पक्की दिख रही है। दोनों, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में 16 मंथ्स का लो चल रहा है और इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाई चल रहा है। दोनों बाजू का मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू चल रहे हैं। तो ओवरऑल सरकार को हो सके उतना जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए, अनाउंसमेंट कर लेनी चाहिए, तब जाके तेजी रुक सकती है। एंड रुपेश, क्योंकि फसल इस बार अच्छी मानी जा रही है तो जो ये तेजी है 1-1.5 महीने के लिए रह सकती है, और उसके बाद क्या गेहूं की रेंज बनेगी? ओवरऑल डिमांड सप्लाई में गैप है। सप्लाई इतना ओवरऑल कैरी ओवर स्टॉक हैंड टू माउथ है। गवर्नमेंट भी बहुत वेट एंड वॉच है, बिकॉज उनकी नजर 2024 के इलेक्शन पे है।
स्टॉक रख के चलना चाह रहे हैं। अगर क्रॉप में कुछ भी गड़बड़ी आ गई 8 से 10 दिन में अगर बारिश आती है तो क्रॉप में डैमेज हो सकता है। अभी तो क्रॉप एकदम वंडरफुल लग रहा है, वेदर इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर द व्हीट क्रॉप। लेकिन अगर आगे जाके कुछ हुआ तो गवर्नमेंट के डिसीजन पे बहुत सारा डिपेंडेंसी है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एटलीस्ट 15 मार्च और 30 मार्च तक इसमें बड़ी मंदी की गुंजाइश कम है। एब्सोल्युटली, गेहूं की फसल को यहाँ पर फायदा ही होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की तरफ से अगर पॉलिसी भी आती है तो वो इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतरीन रह सकता है। अनिल जी, एक फाइनल सवाल आपसे, हम ब्रेक लें उससे पहले, आगे जाके एडिबल ऑयल की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि ओवरऑल खाने के तेल अब यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आए हैं। मस्टर्ड की जो फसल है बाजार उसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर ही चुका है। लास्ट ईयर पिछले 2 सालों से किसान को एवरेज प्राइस सोयाबीन का 6500 से 7000 रुपए मिला जी, और मस्टर्ड का प्राइस 7000 से 7500 रुपए मिला। अब इस साल हम सोचे कि मस्टर्ड का प्राइस या सोया का प्राइस किसान को मिलेगा, तो इंडिया में फ्यूचर ट्रेडिंग बंद होने के बाद में ये संभव नहीं है। चाहे किसान मार्च अप्रैल में माल लाए नहीं लाए, उसको जून जुलाई में बेचना पड़े, पर उसको दाम 5000 से 6000 के बीच के ही मस्टर्ड के मिलेंगे मंडियों में, उससे ऊपर मिलने वाले हैं नहीं। वर्ल्ड में 5 बड़ी कंट्रीज में जो ऑयल का उत्पादन है वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है। इंडिया में फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है। हेजिंग वाले कोई आएगा नहीं, स्टॉकिस्ट कोई आएगा नहीं। किसान के माल को ओनली क्रशिंग की पैरिटी से ही बिकना पड़ेगा, विदेशी तेलों के पड़ते से ही बिकना पड़ेगा इंडिया में। पिछले साल की सरसों स्टॉक रह गई इस साल 5 लाख टन, पिछले साल का सोयाबीन स्टॉक रह गया 15 लाख टन। नहीं बेचा तो क्या होगा, अगले साल बेचना पड़ेगा। तो मेरे को इसमें कहीं पे भी कोई अच्छा फ्यूचर नहीं लग रहा ऑयल सीड का। ऑयल सीड बाजार एकदम एक रेंज बाउंड रहेगा इस साल। चलिए, वो शायद एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह के हमने भाव आते हुए देखे हैं, इस साल अगर भाव एक रेंज में रहते हैं और इन एनी केस वो ऑन दी अपर साइड ही हैं, तो एक सपोर्ट यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए भी है। बहुत शुक्रिया अनिल चतुर्वेदी और प्रमोद जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, और जो मौसम है उसका क्रॉप पे, रबी फसलों पे क्या असर है वो हमें समझाने के लिए। ब्रेक में जाने से पहले रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे एग्री स्पेस में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या होगी? एट प्रेजेंट अगर देखें तो कल जो लास्ट सेशन में जो गवर्नमेंट में फ्री फॉल आया है, अभी एक बार 5700 इसमें लास्ट टाइम भी 5700 से 4 से 5 बार बाजार घूम गया है। तो लेट्स सी 5700 एक बार अगर क्रॉस करता है तो आगे क्या बाजार की व्यू रहेगी। लेकिन एट प्रेजेंट लग रहा है कि फंडामेंटल्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अराइवल इतनी पिकअप नहीं हो रही है। आई मीन बाई साइड मुझे ऐसा लग रहा है 5750 टू 500 के आसपास गवर्नमेंट फेब्रुआरी वाला फ्यूचर बाय करना चाहिए। हाँ जी, ऑलराइट। तो आज हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है, 2.5% की गिरावट के साथ आपकी स्क्रीन पे कारोबार, लेकिन रुपेश को लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश वो स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस लेकर आएंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की तरफ।